दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। कब तक आप गरम गरम फुलके बनाकर सबको खिलाती रहोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। तुम तो इस तरह घबरा रही हो जीजी जैसे इस घर में तेरी बहू नहीं तो नई दुल्हन है। विमला जी बोली। देख विमला, वो आते ही रसोई पर कब्जा जमा ली है। मुझसे ज्यादा वो मेरे बेटे और मेरे पति का ख्याल रखती हैं। मेरे हाथों की साए के बिना मेरा बेटा सुबह में जागता नहीं। तेरे जीजाजी जब तक मेरे हाथों के बने गरम फुलके न खा लेते तब तक उनका पेट नहीं भरता था। अब किसी को मेरी साई और फुलके की जरूरत नहीं। अब तो सारा दिन तेरे जीजा उसे दुल्हन दुल्हन की आवाज का रटा लगाते रहते हैं। अमन भी उसकी तरफदारी में लगा रहता है। अब समझ में आया जब अमन दूल्हा बना तो दूध पिलाने की रस्म निभाने में मुझे इतना रोना क्यों आ रहा था। माँ का दूध पीने की रस्म विवाह के समय दूल्हे की माँ के द्वारा निभाया जाता है। इसमें प्रतीकात्मक रूप से बेटा अपनी माँ के आंचल को सिर पर रखता है। इसमें माँ अपने अधिकार का प्रयोग कर बेटे को प्रतीकात्मक रूप से बहू लाने की अनुमति देती है। आखिर वही हुआ, मेरा बेटा अपनी दुल्हन लाकर मुझसे दूर हो रहा है। यहाँ तक कि मेरे पति भी। कमला जी रोए जा रही थी। विमला अपनी बड़ी बहन कमला जी के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। कमला जी ने अपने बेटे अमन का विवाह 2 महीने पहले किया था। उनकी बहू जूही बहुत ही संस्कारी, पढ़ी लिखी और गृह कार्य में दक्ष होने के साथ अति संवेदनशील और सुविचार से सुसज्जित थी। उसके घर में कदम पड़ते ही वह पूरे घर की जिम्मेदारी हंसते खेलते निभाने लगी। विमला जी पहले तो बहुत खुश हुई पर धीरे धीरे उन्हें अपना वर्चस्व उनके मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता दिखने लगा। शायद दिल से वो ने अपनी बहू को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना था। वह अपनी बहू को अपनी जगह लेते देखकर दुखी थी। आज अपनी छोटी बहन के साथ अपनी दिल की बात उन्होंने साझा की थी। जीजी, ये रिश्ता मैं अमन के लिए लेकर आई थी। तुमसे ज्यादा मैं जूही को जानती हूँ। उसका परिवार मेरा पड़ोसी है, लेकिन जूही तो सिर्फ पढ़ने लिखने में अव्वल थी, घर कार्यों में नहीं। मुझे आश्चर्य है कि उसने पूरे घर की जिम्मेदारी किस प्रकार ले ली है। विमला जी हैरान थी। हाँ, तुमने तो पहले भी ऐसा कहा था तो मैंने तो सोचा कोई बात नहीं, गृहस्थी हम सास बहू मिलकर निभा लेंगे। शुरू में हम दोनों साथ में रसोई जाते थे, लेकिन 1-2 दिनों बाद ही हर काम वह खुद करने लगी। मैं कुछ मदद के लिए जाती तो बोलती आप चिंता न करो, मैं सब कर लूंगी। दोनों बहनों की गुफ्तगू के बीच ही जूही दोनों के लिए चाय लेकर आई थी। आ गई और चाय का कप उनकी ओर बढ़ाया। ये क्या बहू, तेरे हाथों में काले निशान, ये तो खून जमी सी लग रही है। किसी चीज से चोट लग गई क्या? कमला जी घबरा कर पूछी। नहीं माँ जी, चोट नहीं है। वह आज काम वाली नहीं आई तो झाड़ू पोछा कर लिया और पिताजी के सफेद कपड़े हाथों से धो लिए। अगर वॉशिंग मशीन में डालती तो खराब हो सकते थे। एक ही दिन में इतने काम की आदत नहीं है, इसलिए हाथों में ये निशान दिख रहे। जूही ने अपनी बात रखी।
जूही की बातों से कमला जी विफर पड़ी। अरे तू इतना काम क्यों करती है बहू, तुझे क्या जरूरत थी हाथों से कपड़े धोने की? सारा काम करके तू मुझे इस घर में गैर जिम्मेदार का दर्जा देना चाहती है। और आज हद हो गई है निशान तेरी हाथों पर। सभी क्या कहेंगे, बहू से कितना काम करवाती हूँ मैं, उसकी मदद नहीं करती। सभी तो दूर, अमन क्या कहेगा कि माँ ने मेरी पत्नी का क्या हाल बना रखा है। शांत रहो जीजी, जूही ऐसी नहीं है, इसे मैं पिछले 5 वर्षों से जानती हूँ। घर की जिम्मेदारी अकेले संभालना और तुझे आराम देना इसकी माँ ने इसे समझाया होगा। ये तुम्हारी सेवा कर रही है और तुम इस पर लांछन लगाए जा रही हो। भगवान का शुक्रिया करो जो तुम्हें इतनी समझदार बहू मिली है। विमला जी ने गुस्साए मन से अपनी जीजी से कहा, आराम कर, मैं पंगु हो जाऊंगी। जिंदगी जीने के लिए वजह होनी चाहिए। एक वृद्ध गृहिणी के लिए अपने हाथों से खाना बनाना और प्यार से सबों को खिलाने के सिवा और क्या है। छोटे मोटे काम भी बहू खुद कर लेती है, मैं क्या करूं सारा दिन बैठकर। कमला जी गुस्सा पड़ी। कमला जी को गुस्सा देख जूही उनके गले लग गई और बोली, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आप सुबह में घूमने जाओ पापा के साथ, वहाँ से आने के बाद पापा के साथ बैठकर गरम चाय पियो, फिर नहा धोकर अपनी रामायण पाठ करो और मेरे हाथों से बने गरम नाश्ते का स्वाद लो। उसके बाद टीवी पर अपने पसंद के कार्यक्रम देखो। फिर दोपहर के खाने में गरम गरम रोटी बनाती जाऊँ और पापा के साथ खाना खाओ। खाने के बाद अपनी किताब लिखो जिसे आपने अपनी शादी से पहले अधूरा छोड़ दिया था और शादी बच्चों के बाद बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसे पूरा लिख नहीं पाई। वह अधूरी किताब आज भी संदूक में पड़ी है। अमन ने मुझे उस डायरी के पन्नों को दिखाया था जिसमें एक खूबसूरत किताब की कवर बनी हुई है। इसके बाद किताब लिखने के क्रम में आप सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी कल्पनाओं को उड़ान दो, फिर रात में गर्मा गर्म खाना खाकर सो जाओ। जीने की वजह है माँ, वो है आपकी अधूरी ख्वाहिश जिसे आपने अपनी जिम्मेदारियों के बीच साकर भी स्थान नहीं दिया। हमेशा गर्म फुलके आप ही खिलाओगी सभी को, कभी तो खुद को भी मौका दो गर्म फुलके खाने के, गरम चाय पीने के, दोपहर में एक मीठी झपकी लेने के। माँ मुझे अमन ने आपके बारे में सब बताया है। उसने कभी आपको तसल्ली से बैठने नहीं देखा, हमेशा ठंडी चाय और ठंडी रोटी खाते देखा। किस प्रकार आप अपने बारे में कभी सोच नहीं पाती थी। जिम्मेदारियों में घिस कर आपने सब संभाला, वो मुझे भी आपने जैसा बनने दीजिए। कमला जी असभ्यत हो गई थी। जूही के बारे में वो ने क्या सोचा था, उसे वह परिवार की सदस्य का दर्जा नहीं दे पाई थी और जूही ने तो उन्हें अपना दिल दे दिया था। जूही 2 महीनों में उनसे इतनी जुड़ गई थी कि उनकी बरसों की तमन्ना को पूरी करने की कोशिश में दिन रात लगी रहती थी। जिस लड़की ने कभी मायके में काम नहीं किया, वह उनकी खुशी के लिए हर जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त कर रही थी। आज वह धन्य हो गई थी। उसकी आंखों में अपने बहू के लिए प्यार उमड़ पड़ा और अपनी सोच पर प्रस्ताव। विमला अपनी बहन को मुस्कुरा कर देख रही थी और कमला जी अपने बहू के आश्रम में एक बच्ची की तरह रो रही थी। बहू के प्यार अपनापन से उनकी खुशी के आंसू छलक पड़े थे। अपनी बहू के हाथों के निशान को सुनकर रोने का, आज के बाद ये नहीं होना चाहिए। तुम मेरी जैसी नहीं, अपनी जैसी रहो। अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को भी तवज्जो दो, उसे साकार करो, क्योंकि पता नहीं तुम्हें मेरी इतनी अच्छी बहू मिले या नहीं मिले। कमला जी की बातें सुनकर जूही हंसने लगी।
और वसंत दिया वो परिवार के साथ अपने अस्तित्व को भी इस